प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम सिल्वर वेडिंग का आगे का भाग पढ़ेंगे। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। मतलब नया तरीका उन्होंने अपनाया है, क्योंकि वो घर जल्दी नहीं पहुंचना चाहते। यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है। बब्बा, आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं। इतना ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी है। वो किशनदा को बहुत अधिक मानते हैं। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के डीआईजेड एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत जरूरी है। उन्हें एंड्रूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया है। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया, तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलाट करा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा, तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के बाद पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेंच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब यह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम
प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरों की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं। एनीवे जनरेशनों में गैप तो होता ही है। सुना, ऐसा कर कर स्वयं को दिलासा देता है पिता। मतलब पीढ़ियों में अंतर के कारण यह जो स्वाभाविक परिवर्तन आता है, स्वभाव में बदलाव आता है, वह हो सकता है, और ऐसा कर कर वह अपने को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉडर्न बना डाला है कि वो परिस्थितियों के अनुसार अपने को परिवर्तित कर ली हैं, लेकिन यशोधर बाबू परिस्थितियों के अनुसार बदलाव अपने में नहीं कर पाए। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले इस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जिठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं, बुढ़िया थी। जितने भी नियम उनकी बुढ़ियाताई के लिए थे, वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती हैं घरवाली बच्चों से। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं, फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती हैं, तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी उन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। अब मेरे कहने से हम सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता। साफ बात, धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकताओं सा आचरण करती है, तो यशोधर बाबू श्यानल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे लौंग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था, उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा, क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं न कहीं ज़मीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा, तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे।
किशन कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा, फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। जिन समाज में बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। यह जानते हैं यशोधर जी। बच्चों का होना भी जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशन से सुनी हुई यह बात नहीं भूले हैं कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशन बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात की हैं। ककड़ी चुराया, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकेंड शो सिनेमा दिखाना। कौन कर्म ऐसा है जो उन्होंने इस किशन ने नहीं किया, जो तुम्हारे इस किशन ने नहीं किया। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे। यह भी किशन से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। यह बात यशोधर जी कभी कभी तजिया कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है, वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उसका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बच्चा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरकर भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशन की यह उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उसमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, बस। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वह वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं, तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी कि आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के नाम बना रह सकेगा। अभी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो
आदमी को तो हर वक्त हर तरह से सोचना चाहिए। तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, उसमें तो एक को की तरह से सोचने वाले होते हैं। कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। जितना इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही यह वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असिक का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास लगा नहीं। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदास द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है, वैसे वैसे वह भी किशनदास की तरह रोज़ मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते कि भाई लगना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की। जो करते हैं जैसा करते हैं करें। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं उसकी इस लाइफ की नहीं उसकी चिंता करनी चाहिए। अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है। अब नहीं मांगते तो न मांगे। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो। आज के लिए इतना ही, आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।